तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब एनालिसिस। आशा करती हूँ कि आप इन सेशंस के साथ रेगुलरली जुड़ रहे हैं और इनका बेनिफिट भी उठा रहे हैं, क्योंकि इन सेशंस का मकसद है आपकी वोकैब पावर को और ज़्यादा इन्हांस करना। और ये जो वोकैब सेशंस है ये बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आइए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वोकैब शो की ओर और जानेंगे कि आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों आज का हमारा सबसे पहला वर्ड आता है एक्सटॉर्शनेट। दोस्तों एक्सटॉर्शनेट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, अधिक, महंगा। ये जो वर्ड है बेसिकली कीमत के सेंस में यूज़ होता है, यानी कि जब किसी चीज़ की कीमत बहुत ज़्यादा अधिक होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा कोई चीज़ अगर महंगी है तो उसके लिए हम जो है वो एक्सटॉर्शनेट का यूज़ करते हैं। बहुत ज़्यादा यानी कि बहुत ज़्यादा कीमत। ओके, आपको ध्यान रखना है कि ये वर्ड जो है वो कीमत के लिए यूज़ होता है। जब भी किसी चीज़ की कीमत बहुत ज़्यादा होती है, बहुत अधिक होती है, तो उसे हम कहते हैं एक्सटॉर्शनेट। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है एक्सेसिव, ओवर प्राइज्ड, अनरीजनेबल या फिर एग्जॉर्बिटेंट। दोस्तों एक्सेसिव और एग्जॉर्बिटेंट दोनों का मतलब होता है बहुत ज़्यादा। ओवर प्राइस का मतलब होता है बहुत महंगा होना और अनरीजनेबल का मतलब होता है ऐसी चीज़ें जो हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं या फिर जो है वो हमारे लिए मतलब कि रीज़नेबल नहीं होती है, यानी कि हमारे लिए ख़रीदने लायक नहीं होती है पैसों के बजट की वजह से। तो ऐसी चीज़ों को हम कहते हैं अनरीजनेबल या फिर ओवर प्राइस। तो आई थिंक आपको सारे सिनोनिम्स अच्छे से समझ आ चुके होंगे। अब अगर बात करें इसके एंटोनिम की, तो एंटोनिम इसका है फेयर, रीजनेबल, मॉडरेट या फिर अफोर्डेबल। फेयर का मतलब होता है जिसकी कीमत मतलब कि अच्छी होती है, जिसकी कीमत जो है वो मतलब कि रीजनेबल होती है। रीजनेबल यानी कि जो मतलब कि साधारण व्यक्ति भी मतलब कि खरीद सकता है। अफोर्डेबल होती है मतलब कि हमारे बजट के अंदर होती है, हम उसे अफोर्ड कर सकते हैं ऐसी चीज़ें। मॉडरेट मतलब कि जिसकी कीमत जो है वो सामान्यतः होती है, तो उसे हम कहते हैं मॉडरेट। तो इन सारी चीज़ों को लेकर हम जो है वो इन सारे वर्ड्स को एंटोनिम के अंदर यूज़ कर सकते हैं। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द होटल चार्ज एन एक्सटॉर्शनेट अमाउंट फॉर जस्ट वन नाइट। यानी कि होटल वालों ने क्या किया कि सिर्फ एक रात के लिए भी जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो रूम की कीमत बताई, यानी कि बहुत ज़्यादा चार्ज किया। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो एक्सटॉर्शनेट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है ऑब्जर्गेट। दोस्तों ऑब्जर्गेट का मतलब होता है डांटना, फटकारना, कड़ी आलोचना करना। यानी कि जब आप किसी को डांटते हो, फटकारते हो, किसी को डांट लगाते हो या फिर उसकी कड़ी आलोचना करते हो, उसे भला बुरा कहते हो, उसकी निंदा करते हो, टिप्पणियां करते हो, तो उसे हम कहते हैं ऑब्जर्गेट करना। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है स्कॉल्ड, रेप्रीमैंड, रिब्यूक या फिर बिरेट। इन चारों का ही मतलब होता है डांटना या फिर फटकारना। एंटोनिम इसका होता है प्रेज, कॉम्प्लीमेंट, अप्रूव या फिर अपलॉड। दोस्तों प्रेज का मतलब होता है तारीफ करना, सराहना करना, प्रशंसा करना। कॉम्प्लीमेंट का भी यही मतलब होता है कि किसी को तारीफ करना, किसी की तारीफ करना, बेसिकली किसी को कॉम्प्लीमेंट देना यानी कि किसी की सराहना करना, किसी की प्रशंसा करना। अप्रूव का मतलब होता है स्वीकार कर लेना, किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना, किसी चीज़ को मान्यता देना। और अपलॉड का मतलब होता है कि किसी चीज़ को मतलब कि किसी चीज़ की सराहना करना, बेसिकली तालियां बजाकर, तो उसे हम कहते हैं अपलॉड। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द टीचर ऑब्जर्गेटेड द स्टूडेंट फॉर रिपीटेडली कमिंग लेट टू क्लास। यानी कि टीचर ने क्या किया, उस स्टूडेंट को जो है वो डांटा, यानी कि बहुत ज़्यादा फटकारा, उसकी कड़ी आलोचना की, क्योंकि वो जो है वो बार बार क्लास में लेट आ रहा था। रिपीटेडली यानी कि वो बार बार लगातार जो है वो क्लास में लेट आने की वजह से क्या किया, उस टीचर ने उसे बहुत ज़्यादा डांटा। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो ऑब्जर्गेट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है फेकलेस। दोस्तों फेकलेस का मतलब होता है अयोग्य, गैर जिम्मेदार या फिर नाकाम। यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसमें योग्यता नहीं है, साथ ही साथ वो गैर जिम्मेदार है, यानी कि किसी भी चीज़ की उसकी जिम्मेदार यानी कि किसी भी चीज़ की उस पर जिम्मेदारी नहीं होती है, या फिर होती भी है तो वो अच्छे से निभाता नहीं है, या फिर नाकाम है जो व्यक्ति। तो इन सारे सेंस में हम जो है वो फेकलेस इस वर्ड का यूज़ करते हैं। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है।
सिनोनिम इसका होता है इनइफेक्टिव, इररिस्पॉन्सिबल, इनकॉम्पिटेंट या फिर यूजलेस। दोस्तों यहाँ पर इनइफेक्टिव का मतलब होता है जिसका कोई असर नहीं होता, यानी कि जो अयोग्य है ऐसा कोई व्यक्ति। इररिस्पॉन्सिबल का मतलब है गैर जिम्मेदार या फिर जिस पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो लेकिन उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को वो सीरियसली नहीं लेता है या फिर निभाता नहीं है, तो उससे हम कहते हैं इररिस्पॉन्सिबल। इनकॉम्पिटेंट का मतलब होता है जो अयोग्य अयोग्य होता है, यानी कि किसी काम के लायक नहीं होता। और यूजलेस का भी यही मतलब है, जो नाकाम है, मतलब कि जो व्यर्थ है, यूजलेस है, जिसका कोई काम नहीं है, जो कोई काम का नहीं है, तो उससे हम कहते हैं यूजलेस। एंटोनिम इसका है कॉम्पिटेंट, रिस्पॉन्सिबल, इफेक्टिव या फिर केपेबल। दोस्तों कॉम्पिटेंट का मतलब होता है जो मतलब कि काम के लायक है, यानी कि जिसमें जो है वो कौशल होता है, जिसमें स्किल्स होती है, तो उसे हम कहते हैं कॉम्पिटेंट। रिस्पॉन्सिबल का मतलब होता है जो अपनी जिम्मेदारियों को समझता है, जो जिम्मेदार व्यक्ति होता है, तो उससे हम कहते हैं रिस्पॉन्सिबल। इफेक्टिव का मतलब होता है असरदार, यानी कि जो चीज़ें असरदार होती है तो उससे हम कहते हैं इफेक्टिव। और केपेबल का मतलब होता है जो जिसमें क्षमता होती है किसी काम को करने की, जिसमें मतलब कि संकल्प होता है, जिसमें दृढ़ता होती है, तो उससे हम कहते हैं केपेबल। यानी कि जो बेसिकली स्किलफुल होता है, जिसमें कुशलता होती है, तो उसे हम कहेंगे केपेबल, कॉम्पिटेंट, रिस्पॉन्सिबल या फिर इफेक्टिव। इन चारों में से कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे सारे एंटोनिम्स। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है हिज फेकलेस एटीट्यूड टुवर्ड वर्क गॉट हिम फायर्ड फ्रॉम द जॉब। यानी कि काम के प्रति उसका जो गैर जिम्मेदाराना बर्ताव था, उसकी वजह से जो है वो उसे नौकरी से निकाल दिया गया, यानी कि वो नौकरी से निकल गया। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो फेकलेस इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। तो देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है फिल्टी। दोस्तों फिल्टी का मतलब होता है निष्ठा, वफादारी या फिर सच्ची भक्ति। यानी कि जब आप किसी चीज़ के प्रति यानी कि समर्पित होते हो, आप किसी चीज़ को बहुत ही दिल से मानते हो, उसके प्रति जो है वो आप लॉयल होते हो, वफादार होते हो, आपके मन में जो है वो लॉयल्टी होती है, यानी कि ईमानदारी होती है उस चीज़ के प्रति, या फिर सच्ची भक्ति होती है उस चीज़ को लेकर, तो उसे हम कहते हैं फिल्टी। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है लॉयल्टी, एलिजियंस, डिवोशन या फिर फिडेलिटी। दोस्तों लॉयल्टी का मतलब आपको पता होगा, यानी कि होता है वफादारी। एलिजेंस का मतलब होता है कि किसी के प्रति दायित्व होना, किसी के प्रति जो मतलब कि है निष्ठा होना बेसिकली। डिवोशन का मतलब होता है समर्पण होना किसी के प्रति, यानी कि किसी के प्रति समर्पित होना, तो उसे हम कहते हैं डिवोशन। वही हमारी फिडेलिटी का मतलब होता है ईमानदारी या फिर निष्ठा या फिर वफादारी। तो इन चारों ही वर्ड्स का मतलब आप यहाँ पर समझ सकते हैं, जो कि हमारे सिनोनिम्स है। अब अगर बात करें इनके एंटोनिम्स की, तो एंटोनिम्स इनका है डिसलॉयल्टी, अनफेथफुलनेस या फिर बिट्रेयल। डिसलॉयल्टी का मतलब होता है जो वफादार नहीं होता, यानी कि जिसमें वफादारी नहीं होती, तो उसे हम कहते हैं डिसलॉयल्टी। देन है अनफेथफुलनेस। अनफेथफुलनेस का मतलब होता है जो भरोसे के लायक नहीं होता, जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, विश्वास नहीं किया जा सकता, तो उसे हम कहते हैं अनफेथफुलनेस। देन इसके बाद है बिट्रेयल। दोस्तों बिट्रेयल का मतलब होता है धोखा देना, विश्वासघात करना किसी के साथ, मतलब कि किसी को जो है वो मतलब कि धोखा देना, तो उसे हम कहते हैं बिट्रेयल। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द सोल्जर शो फील्टी टू हिज कंट्री। यानी कि सोल्जर ने जो है वो अपने देश के प्रति वफादारी दिखाई, सच्ची भक्ति दिखाई, ईमानदारी दिखाई, निष्ठा दिखाई। तो इन सारे ही कॉन्टेक्स्ट में आप जो है वो फिल्टी इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड है डेविएंट। दोस्तों डेविएंट का मतलब होता है असामान्य, विचलित, यानी कि जो चीज़ सामान्य नहीं है, जो चीज़ नॉर्मल नहीं है, जो थोड़ी अजीब होती है, तो उसे हम कहते हैं डेविएंट। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है एबनॉर्मल, अनयूजुअल, इरेगुलर या फिर अटिपिकल। यानी कि ऐसी चीज़ें मतलब कि जो सामान्य नहीं है, जो साधारण नहीं है, जो नॉर्मल नहीं है, तो ऐसी चीज़ों को हम कहते हैं एबनॉर्मल, अनयूजुअल, इरेगुलर या फिर अटिपिकल। एंटोनिम इसका होता है नॉर्मल, यूजुअल, टिपिकल या फिर स्टैंडर्ड। यानी कि जो चीज़ नॉर्मल है, सामान्य है, जो चीज़ मतलब कि अच्छी है, जो चीज़ मतलब कि एकदम बिल्कुल नॉर्मल है, टिपिकल है, स्टैंडर्ड है, तो उसे हम कहते हैं नॉर्मल, यूजुअल या फिर टिपिकल या फिर स्टैंडर्ड। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है हिज डेविएंट बिहेवियर वरीड हिज टीचर्स। यानी कि उसका जो असामान्य बर्ताव था, उसका जो मतलब कि विचलित होने वाला, यानी कि बार बार बदल जाने वाला जो बर्ताव था, उसकी वजह से उसके टीचर्स जो है वो परेशानी में थे, यानी कि उनको बहुत ज़्यादा चिंता होने लगी थी। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो डेविएंट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे।
देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानते हैं कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है सोनोरस। दोस्तों सोनोरस का मतलब होता है गूंजदार, मधुर या फिर स्पष्ट और भारी आवाज वाला। यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसकी आवाज बहुत ज्यादा भारी है प्लस बहुत ज्यादा स्पष्ट है, क्लियर है या फिर मधुर है, यानी कि बहुत ज्यादा अच्छी है, जो हमारी कानों को अच्छी लगती है, हमें सुनने में अच्छी लगती है, गूंजदार है। तो ऐसी आवाज को हम क्या कहते हैं? सोनोरस कहते हैं। ध्यान रखिएगा कि ये जो वर्ड है सोनोरस वो आवाज के सेंस में यूज होता है। यानी कि अगर किसी की आवाज बहुत ज़्यादा मधुर है, बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा भारी और स्पष्ट है, तो उसे हम कहते हैं सोनोरस। यानी कि जिसकी आवाज़ ऐसी है जो गूंज उठे, तो उसे हम कहेंगे सोनोरस। दोस्तों ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है रिजोनेंट, बूमिंग, इकोइंग या फिर मेलोडियस। दोस्तों रिजोनेंट का भी मतलब होता है मधुर होना, बहुत ज़्यादा अच्छी आवाज़ होना, भारी और स्पष्ट आवाज़ होना। बूमिंग का मतलब होता है बहुत ज़ोरों की आवाज़ होना, मतलब कि अच्छी खासी आवाज़ होना, जिसकी भारी आवाज़ होती है, थोड़ी बड़ी आवाज़ होती है, तो उसे हम कहते हैं बूमिंग। इकोइंग का मतलब होता है गूंजने वाली आवाज़ होना, और वहीं मेलोडियस का मतलब होता है मधुर आवाज़ होना। तो ये सारे जो है वो हमारे पॉजिटिव वर्ड्स हैं आवाज़ से रिलेटेड। यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है कि अगर किसी की आवाज़ मतलब कि अच्छी है, गूंजदार है, मधुर है, भारी है, स्पष्ट है, तो इन सारी चीज़ों के लिए हम जो है वो ये सारे वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं हमारे सिनोनिम्स में, जो कि है रिजोनेंट, बूमिंग, इकोइंग या फिर मेलोडियस। अब अगर बात करें इसके एंटोनिम की, तो एंटोनिम इसका है म्यूट, फेंट, वीक या फिर थिन। यानी कि ऐसी आवाज़, म्यूट का मतलब होता है बिल्कुल चुप होना, बिल्कुल शांत हो जाना। फेंट का मतलब होता है जिसकी आवाज़ हल्की होती है, थोड़ी दबी हुई होती है। वीक का मतलब होता है जिसकी आवाज़ थोड़ी कमज़ोर होती है। और थिन का मतलब होता है जिसकी आवाज़ थोड़ी पतली होती है। पतली आवाज़ यानी कि जैसे लड़कियों की आवाज़ होती है उस तरीके से। तो उसे हम कहते हैं म्यूट, फेंट, वीक या फिर थिन। अब अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द स्पीकर सोनोरस वॉइस वॉइस कैप्चर्ड एवरीवन्स अटेंशन। यानी कि जो स्पीकर था, यानी कि जो बोलने वाला व्यक्ति था, उसकी जो गूंजदार, मधुर और स्पष्ट और भारी आवाज़ थी, उस आवाज़ ने क्या किया कि सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो सोनोरस इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है वेन ग्लोरी। दोस्तों वेन ग्लोरी का मतलब होता है घमंड, अहंकार या फिर आत्म प्रशंसा। यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसमें बहुत ज़्यादा एटीट्यूड होता है, लेकिन नेगेटिव एटीट्यूड होता है, अहंकार होता है, घमंड होता है और आत्म प्रशंसा होती है। आत्म प्रशंसा यानी कि वो खुद की अचीवमेंट्स पर बहुत ज़्यादा गर्व करता है, बहुत ज़्यादा एटीट्यूड रखता है और खुद की ही तारीफ़ें करता है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए हम जो है वो वेन ग्लोरी इस वर्ड का यूज़ करते हैं। दोस्तों ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है एरोगेंस, बोस्टफुलनेस, वैनिटी या फिर कंसीट। दोस्तों इन चारों का ही मतलब होता है घमंड होना, अहंकार होना एक तरीके से। वैनिटी मतलब होता है प्राइड होना, बहुत ज़्यादा खुद पर जो है वो गुमान होना। कंसीट का भी यही मतलब होता है घमंड होना। एरोगेंस का भी मतलब होता है अहंकार होना, प्राइड होना, घमंड होना। बोस्टफुलनेस का भी यही मतलब होता है कि मतलब बहुत ज़्यादा घमंड होना। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो सॉरी एंटोनिम की, तो एंटोनिम इसका है ह्यूमिलिटी, मॉडेस्टी, मीकनेस या फिर सिंप्लिसिटी। दोस्तों ह्यूमिलिटी का मतलब होता है कि सौहार्द की भावना होना, एक तरीके से जो है वो मतलब कि विनम्रता होना मन में। मॉडेस्टी का भी यही मतलब होता है कि नैतिकता होना या फिर मन में विनम्रता होना, सौहार्द की भावना होना। बहुत ज़्यादा मतलब कि हमारा मन जब जो है वो मतलब अच्छा होता है, तो उसे हम कहते हैं ह्यूमिलिटी, मॉडेस्टी, मीकनेस या फिर सिंप्लिसिटी। तो ये सारे वर्ड जो है वो हमारे पॉजिटिव वर्ड्स है, जो हमारी अच्छाई को दिखाने के लिए यूज़ होते हैं। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है हर वेन ग्लोरी मेड हर लूज फ्रेंड्स। यानी कि उसका जो घमंड है उसकी वजह से उसने जो है वो सारे अपने फ्रेंड्स खो दिए। यानी कि उसके घमंड ने उसे जो है वो सारे फ्रेंड्स मतलब कि दूर कर दिए उससे। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो वेन ग्लोरी इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है प्रोपेंसिटी। दोस्तों प्रोपेंसिटी का मतलब होता है प्रवृत्ति, झुकाव या फिर लगाव। यानी कि किसी चीज़ को आप जब पसंद करते हो, उस चीज़ के प्रति आपका लगाव होता है, आपको वो चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद होती है, आपका वो जो है वो उस चीज़ की तरफ बहुत ज़्यादा झुकाव होता है, लगाव होता है, तो उसे हम कहते हैं प्रोपेंसिटी। यानी कि आपको इतना ध्यान रखना है कि जब आपको कोई चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद होती है, आप उसके प्रति मतलब कि एक अपनी जो है वो पसंद रखते हो या फिर उसका आपके प्रति जो है वो लगाव होता है, तो उसे हम कह सकते हैं प्रोपेंसिटी। दोस्तों ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है।
सिनोनिम इसका होता है टेंडेंसी, इंक्लिनेशन या फिर डिस्पोजिशन। इन तीनों का ही मतलब होता है किसी के प्रति झुकाव होना, किसी के प्रति जो है वो अटैचमेंट होना, किसी के प्रति जो है वो मतलब प्रवृत्ति होना, अपनी किसी के प्रति लगाव होना, पसंद होना, तो उसे हम कहते हैं टेंडेंसी, इंक्लिनेशन या फिर डिस्पोजिशन। एंटोनिम इसका होता है डिसइंक्लाइनेशन, अवर्शन या फिर अनविलिंगनेस। डिसइंक्लाइनेशन का मतलब होता है कि जैसे इंक्लाइनेशन का मतलब होता है किसी चीज़ से अटैच होना, किसी चीज़ से चिपकना, जुड़ना। वही डिसइंक्लाइनेशन का मतलब होता है किसी चीज़ से दूर जाना। अवर्शन का भी यही मतलब होता है किसी चीज़ से अलग होना, किसी चीज़ से दूर जाना। अनविलिंगनेस का मतलब होता है किसी के प्रति इच्छा ना होना। विलिंगनेस का मतलब होता है जैसे इच्छा होती है हमारी किसी चीज़ को करने की, किसी चीज़ के मतलब प्रति होती है हमारी इच्छा, तो अनविलिंगनेस का मतलब होता है हमारी इच्छाएं ना होना, तो उसे हम कहते हैं अनविलिंगनेस। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है आई हैव अ ग्रेट प्रोपेंसिटी फॉर स्पाइसी फूड। यानी कि मुझे जो है वो तीखा खाना, यानी कि स्पाइसी फूड जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरा स्पाइसी फूड के प्रति जो है वो बहुत ज़्यादा लगाव है, बहुत ज़्यादा झुकाव है। तो यानी कि मैं बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद करता हूँ। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो प्रोपेंसिटी इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है ओवरहॉल। दोस्तों ओवरहॉल का मतलब होता है पूरी तरह से सुधार करना, मरम्मत करना, किसी चीज़ को जो है वो मतलब कि किसी चीज़ को पुनर्निर्माण करना, किसी चीज़ का, किसी चीज़ को नए जैसा बनाना, किसी चीज़ में जो है वो इम्प्रूवमेंट करना, तो उसे हम कहते हैं ओवरहॉल। ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है रिपेयर, रिबिल्ड, रिवैम्प या फिर रेनोवेट। इन सारे ही वर्ड्स का मतलब होता है कि पुनर्निर्माण करना, किसी चीज़ को, किसी चीज़ को नया जैसा बनाना, किसी चीज़ में सुधारना करना, तो उसे हम कहते हैं रिपेयर, रिबिल्ड, रिवैम्प या फिर रेनोवेट। अब अगर बात करें इसके एंटोनिम की, तो एंटोनिम इसका है डैमेज, निग्लेक्ट, रुइन या फिर ब्रेक। डैमेज का मतलब होता है किसी चीज़ को हानि पहुंचाना, किसी चीज़ को क्षतिग्रस्त करना। निग्लेक्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को नज़रअंदाज कर देना। रुइन का मतलब होता है किसी चीज़ को बर्बाद कर देना। ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द कंपनी प्लान्स टू ओवरहॉल इट्स वेबसाइट। यानी कि कंपनी ने ये सोचा कि वो अपनी वेबसाइट को पूरी तरह से सुधारेंगी, पूरी तरह से नया जैसा बनाएगी। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो ओवरहॉल इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे आज के लास्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि वो हमारा वर्ड कौन सा होता है। तो दोस्तों हमारा आज का लास्ट वर्ड आता है चार्लिश। दोस्तों चार्लिश का मतलब होता है अभद्र, अशिष्ट या फिर रूखा सूखा व्यवहार करने वाला। यानी कि ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही ज़्यादा रूड होता है, इम्पोलाइट होता है, जो सबके साथ बहुत ही ज़्यादा मतलब कि गलत तरीके से पेश आता है, बहुत ही रूखा सूखा उसका व्यवहार होता है, या फिर अभद्र होता है, अशिष्ट होता है, यानी कि जिसमें कोई डिसिप्लिन नहीं है, जिसमें कोई एटिकेट्स नहीं है, मैनर्स नहीं है, तो उसे हम कहते हैं चार्लिश। ओके, तो ऐसे पर्सन को हम कहेंगे चार्लिश, जिसमें कोई एटिकेट्स नहीं होते, जिसमें कोई मैनर्स नहीं होते, मॉडेस्टी नहीं होती है, नैतिकता नहीं होती है, जिसमें कोई मतलब कि अच्छे से जो है वो पेश नहीं आता है, जिसका व्यवहार थोड़ा अजीब होता है, रूखा सूखा व्यवहार करता है, बिल्कुल बिल्कुल जैसे हम कोल्ड पर्सनैलिटी कह सकते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को हम कहेंगे चार्लिश। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है रूड, इल मैनर्ड, इम्पोलाइट या फिर अनसिविल। दोस्तों रूड का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा मतलब कि अभद्र होता है, यानी कि जिसका बिहेवियर सही नहीं है, जो बहुत ज़्यादा तीखा मिजाज वाला होता है, बहुत ज़्यादा मतलब कि गर्म मिजाज वाला होता है, तो ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं रूड, जो सही से पेश नहीं आता। वहीं इल मैनर्ड का मतलब होता है जिसमें मैनर्स नहीं होते हैं, एटिकेट्स नहीं होते हैं, जिसमें नैतिकता नहीं होती है। इम्पोलाइट का मतलब होता है जिसमें मतलब कि जिसकी भावनाएं अच्छी नहीं होती है बेसिकली। पोलाइट का मतलब होता है जो विनम्र होता है, सौहार्द से भरा होता है। वहीं हमारा जो इम्पोलाइट है वो थोड़ा रूड होता है। और अनसिविल का मतलब होता है जिसमें कोई डिसिप्लिन्स नहीं है, जिसमें कोई एटिकेट्स नहीं है कि कैसे बर्ताव करना है, कैसे रहना है, तो उसे हम कहते हैं अनसिविल। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, एंटोनिम की, तो एंटोनिम इसका है पोलाइट, कर्टियस, सिविल या फिर ग्रेशियस। दोस्तों इन चारों का ही मतलब होता है जो व्यक्ति बहुत ही सौम्य है, जो व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा विनम्र है, जिसमें एटिकेट्स है, मैनर्स है, मॉरल्स है, एथिक्स है, नैतिकता है, सब कुछ है। यानी कि वो जो है वो व्यक्ति मतलब कि एक आइडियल की तरह है, जिसमें डिसिप्लिन भी है, जिसमें मतलब कि शिष्टाचार भी है, जिसमें जो है वो मतलब कि बात करने का तरीका भी है, वो सारी चीज़ों को समझता भी है। तो ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं पोलाइट, कर्टियस, सिविल या फिर ग्रेशियस। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है
इट वॉज चार्लिश ऑफ हिम नॉट टू थैंक हिज गेस्ट फॉर कमिंग। यानी कि उसने जो है वो अपने गेस्ट को जो है वो मतलब कि उसके प्रोग्राम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, अगर उसके घर पे गेस्ट आए हैं तो उसका हक बनता है कि वो उनके साथ जो है वो अच्छे से बात करे, उनको ग्रीट करे, उनको थैंक करे कि वो आए हैं, इसलिए जो है वो आपने अपना टाइम दिया, उसके लिए थैंक यू। लेकिन उसका व्यवहार जो है वो इतना ज़्यादा रूखा सूखा था, इतना ज़्यादा जो है वो इमोरल था कि उसने जो है वो अपने गेस्ट को आने के लिए बिल्कुल भी थैंक यू नहीं बोला है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने बताया है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू, साथ ही साथ अभी जो आपको आपके स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिख रहा है वहां से भी आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर जो कमेंट बॉक्स है वहां पर जो पिन कमेंट है वहां से भी डायरेक्टली आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाली वीडियोस को लेकर कोई भी अपडेट्स को मिस ना करें। और दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाली वीडियोस भी देख सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।